हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आज नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने ये चैप्टर दूसरा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर दूसरा, सत्ता के समकालीन केंद्र, कंटेम्प्रेरी सेंट्रल ऑफ पावर, ये चैप्टर दूसरा होता है। ये क्लास 12 का है, क्लास 12 से रिलेट करता है। ये क्लास 12 का चैप्टर का आज हम जो है इसके चैप्टर के सार को समझेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें से जो है मुख्य 4 बातें हमको पढ़ना होता है सत्ता के समकालीन केंद्र में। इसमें जो है 4 बातें पढ़ना होता है। बेसिकली आज के क्लास में हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ जो है कैसे बना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कमियां हैं और इसके बनने में क्या संघर्ष हुआ और इससे बनने का क्या बेनिफिट हुआ हमको। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम जो है आज पहला इस चैप्टर का पहला क्लास होगा ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो यह जो है आपका, इसमें हम यूरोप संघ के बारे में ही चर्चा करेंगे। आगे के बारे में हम दूसरे क्लास में देखेंगे। तो यूरोप संघ में जो है अब जो हम पढ़ेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र, ये जो होता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर दूसरा। उसमें हम लोग जो है 4 चीज़ पढ़ते हैं। 4 चीज़ क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन। क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। इसमें जो है टोटल अभी 27 देश है। इसमें टोटल 27 देश है, लेकिन पहले 28 हुआ करता था। अभी बात करेंगे कि वह कैसे जो है ब्रिटेन बाहर हुआ। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आसियान पढ़ते हैं कि दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देश मिलकर आसियान को बनाया, आसियान को पढ़ेंगे। और चीन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और भारत और चीन के संबंध पढ़ेंगे। तो 4 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, आसियान और चीन का अर्थव्यवस्था का अध्ययन, और चौथा होगा आपका चीन और भारत का संबंध। बेसिकली देखिए ये चैप्टर अभी जो है जब हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का प्रयास करें, यानी विश्व में जो होते हैं विश्व की राजनीति को जानने का प्रयास करें, तो उसमें जो होता था पहली फर्स्ट चैप्टर जो है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर पढ़ने को मिलता था। लेकिन हम ये जो बता रहे हैं आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ये जो है 24-25 के सिलेबस के अनुसार, 2024-25 के सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं। इसमें जो है यह दूसरा चैप्टर हो गया है। पहले जो है सत्ता के ये जो है समकालीन केंद्र, इसमें अमेरिकी का वर्चस्व आता था। अब जैसे कि एक शुरू से शुरुआत करते हैं, जबकि हम इसी का पहला चैप्टर जो पढ़े थे जिसमें सोवियत संघ का, आप जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो है सब देश मिल के फिर जो है एक राष्ट्रकूल बनता है। इसी तरह जब हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार का बात करें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945 में। तो 1945 के बाद जो है सारा देश का जो है एक तरह से आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गया था। आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई थी। तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाने के कारण जो है यूरोप के जो है, जैसे बात करें यूरोप, तो यूरोप के जो है महाद्वीप के 2 भाग में, एक साइड ये कह सकते हैं पूर्वी भाग, एक साइड कह सकते हैं पश्चिमी भाग। तो इसका जो है सहायता होता था अमेरिका से। तो अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय थे, उसका नाम है आपका हैरी ब्रूस्टो, हैरी ट्रूमैन जो था, ये जो है एक योजना लाया, जिस योजना का नाम था मार्शल योजना। ये अमेरिका के द्वारा लाया गया था। अब इसका मार्शल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जॉर्ज सी मार्शल जो है उस समय के ये विदेश मंत्री थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो इसके द्वारा जो है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के देश में
दो प्रश्न हो गया। दो प्रश्न क्या था यूरोप के पास कि पुरानी दुश्मनी को जो है ख़त्म कर दिया जाए या सकारात्मक सहयोग दिया जाए, सकारात्मक योगदान दिया जाए, या फिर पुरानी दुश्मनी को फिर से जो है मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए या जो है सकारात्मक योगदान दिया जाए। तो बात करें हम कि 1945 में सारे देश का जो है मेल मिलाप हो गया, मेल मिलाप हो गया। और मेल मिलाप होने के बाद जो है अमेरिका ने है 1948 में ये मार्शल योजना कब चलाया गया? ये मार्शल योजना आपका जो है 8 अप्रैल 1945 को लाया गया। इसमें से जो है यूरोप के आर्थिक विकास के लिए, यानी आर्थिक विकास का पूर्ण गठन के लिए जो है इस योजना को लाया गया। ट्रूमैन के द्वारा ये सिग्नेचर किया गया और इसको लाया गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो है अच्छी विकास होने लगी, यूरोप संघ का जो है विकास अच्छा होने लगा, यहाँ डेवलपमेंट होने लगा, आर्थिक और सामाजिक तौर पे यहाँ तो विकास हुआ ही हुआ। यानी कि 1948 आते आते यहाँ जो है आर्थिक और कह सकते हैं सामाजिक रूप से पूरा डेवलपमेंट हो गया, पूरा विकास हो गया। अब बात 1949 में क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से राजनीतिक विकास भी होता है, यानी कि आर्थिक सामाजिक के साथ साथ यहाँ पे जो है राजनीतिक विकास होता है 1949 में। तो 1949 में यानी कि यहाँ कह सकते हैं यूरोप का अर्थव्यवस्था का पूर्ण गठन होता है मार्शल योजना के तहत। ये मार्शल योजना के तहत 1945 में यहाँ के देशों का मेल मिलाप होता है और यूरोपीय परिषद यानी कि राजनीतिक सहयोग करने लगा कब? 1949 में। 1949 में यहाँ के देश में जो है राजनीतिक के तौर पर ज़्यादा उभर के सामने आया, यानी कि आर्थिक सामाजिक तो था ही था, साथ साथ राजनीतिक भी 1949 में यह संघ जो है यूरोपियन संघ हो गया। अब जो है यह इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा कि अपना राष्ट्रीय गान, अपना राष्ट्रीय झंडा, अपना संविधान लिखने का प्रयास और पूरे जो है एक व्यापारी गतिविधि का जो है एक अपना सिस्टम बनाने लगा कि कैसे व्यापार होगा एक देश से दूसरे देश से, टैक्स का जो है बराबर का करने लगा सब। तो ये इस तरह से जो है यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा विकास होने लगा। तो उसके बाद जो है यह पार्लियामेंट का भी गठन कर लेता है 1957 में। 1957 में क्या करता है कि यहाँ एक पार्लियामेंट बनता है। जैसे बात करें इसमें कितने देश था, तो टोटल हम अभी बताए कि 27, अभी वर्तमान में 27 इसमें देश है ना। लेकिन ब्रिटेन जो है इससे जो है एग्जिट कर गया, इससे बाहर चल गया। कब? 2016 में। 2016 में इससे ब्रिटेन बाहर चल जाता है। और इस संघ में दो ही ऐसा देश था, ब्रिटेन और फ्रांस, जिसको कह सकते हैं ब्रिटेन और फ्रांस जो था जिसके पास सुरक्षा परिषद का जो था क्या पावर था। जैसे सुरक्षा परिषद में जो है वह भी शामिल था, सुरक्षा परिषद में दोनों शामिल था और मुख्य सदस्य होने के कारण उसको वीटो पावर था। और उसमें जो है 2016 में क्या हुआ, यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे ताकतफुल सैन्य में सबसे पावरफुल आ गया, सेम में दूसरा सबसे पावरफुल आ गया। हथियारों का यहाँ जो ज़्यादा हथियार हो गया, यानी 335 के आसपास इसके पास परमाणु हथियार हो गया, तो हथियारों में भी अव्वल दर्जे हो गया। और यहाँ पे जो है इसका आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास होने लगा। और जो है कह सकते हैं एक तरह से 2005-16 तक में, 2005 से लेकर 16 तक में इतना डेवलपमेंट किया कि 2016 के आसपास इसके पास 17,000 अरब डॉलर के पास जो है कह सकते हैं रेवेन्यू हो गया, इतना जो है इसके पास पैसा जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। और सैन्य पावर में भी यह दूसरा स्थान पे आ गया, हथियारों में भी वह जो है दूसरा स्थान पे आ गया। पहला कौन? तो पहला अमेरिका, जैसे कि पहला अमेरिका और इसको सहायता दिया तो दूसरा ये हो गया सैन्य ताकत में। इसका जो है अपना झंडा हो गया। इसका झंडा जब देखिएगा तो इसका झंडा जो होता है ऐसे होता है और ब्लू कलर का, और इसमें जो है स्टार 7 जैसे कि
12 स्टार होता है। इस तरह से 12 स्टार, टोटल 12 स्टार होता है। इसका अपना फ्लैग हो गया। यह जो है 2003 में संविधान लिखने का भी प्रयास किए। 2003 में संविधान लिखने का प्रयास किए, संविधान लिखने का प्रयास किए, लेकिन इसमें असफल रहे। संविधान सही रूप से नहीं लिख पाया, संविधान लिखने में असमर्थ रहे। लेकिन इसके पास अपना झंडा हो गया, इसके पास अपना व्यापार करने की कुछ प्रणाली हो गई, इसके पास जो है एक ही रुपया से प्रचलन हो गया। जैसे यूरो से जो है क्या करता था, व्यापार करता था, एक ही मुद्रा से, एक ही मुद्रा चलता था। यूरो से व्यापार होने से क्या होता है कि डॉलर की वैल्यूएशन जो होता है उस पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि उसके वैल्यूएशन कम करता है, उसके अमेरिकी वर्चस्व को कम करता है। तो यूरो का यह भी पावर है कि उस देश में जितना भी मतलब व्यापार होता है तो वह सब जो है यूरो के माध्यम से होता है। तो व्यापार जो है एक ही मुद्रा यूरो के माध्यम से होता है। तो यूरोप का मुद्रा यूरो हो गया और नेपाल जो वहाँ का अमेरिका का डॉलर हो जाएगा। तो यहाँ जो है राष्ट्रीय गान और संविधान, यह अपना दिवस भी मनाने लगा, है ना। 9 मई को इसका दिवस मनाया जाता है। 9 मई को यह अपना जो है दिवस भी मनाने लगा। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, और जो है इसमें मार्शल योजना का योगदान है। अब जो है ये यूरोपियन यूनियन जो है 1992 में जाके इसका नाम होता है यूरोपियन यूनियन, 1992 1993 में। इससे जो है पहले इसका नाम जैसे यूरोपियन परिषद रखा गया, कब 1948 में, है ना, 1948 में। और यह जो है सहयोग करने के लिए दिया गया कि आर्थिक रूप से सहयोग मिले। लेकिन उसके बाद जो है राजनीतिक रूप से भी वह जो उभर के सामने आया 1949 में, और 1957 में इसके पास अपना जो है क्या हो गया, अपना इसका पार्लियामेंट हो गया। और ब्रिटेन और फ्रांस जो इसमें शामिल थे तो वह जो है उसके पास जो है सुरक्षा परिषद में थे, उसको वीटो करने का पावर था। और उससे जो है 2016 में ब्रिटेन जो होता है एग्जिट हो जाता है। उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वह यानी कि 51.9% से जो है मेजोरिटी से वोट देकर जो है ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण इसको बाहर जाना पड़ता है और सुरक्षा से भी बाहर चल जाता है। तो कुछ ना कुछ कमियां रहा होगा, जिसके कारण जो है ब्रिटेन जो है इससे बाहर हो गया। और टोटल अभी कितना देश है, टोटल इसमें टोटल 27 देश है। यदि पहले पढ़ते तो आपको देखने को मिलता पहले के एनसीईआरटी में जो इसमें कितना देश था, 28 देश था। लेकिन जब इसको जो मोडिफाई किया गया एनसीईआरटी, उसमें टोटल जो है 27 देश को बताया गया है। तो ये था आपका यूरोपियन यूनियन की विशेषताएं। हमने जो है जाना है कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है, यूरोपियन यूनियन कैसे बना और उसकी कुछ कुछ विशेषताएं इसकी जो है। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज जो हम लोग सत्ता के समकालीन केंद्र का जो है दूसरा पार्ट, दूसरा वीडियो ये होगा। पहले वीडियो में हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान का कैसे संगठन हुआ, कैसे उसका, उसमें कितने देश है, उसका क्या उद्देश्य है और उसका जो है क्या उद्देश्य, क्या पर्पस है, किस मकसद से लाया गया और अभी कैसे यह कार्य करता है। इसको यह जो है सत्ता के समकालीन केंद्र चैप्टर 2 से 12th क्लास से रिलेट करेगा। सत्ता के समकालीन केंद्र, इसमें हम यूरोपीय संघ पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे आसियान। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशिया संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। तो दक्षिण पूर्व जो है एशिया के कुछ देश, जो कि टोटल अभी 10 देश है, मिलकर जो है एशियाई संगठन बनाया। और वो पहले जो था 5 देश ने ही मिलकर जो है बैंकॉक में, बैंकॉक घोषणा पत्र कहते हैं, बैंकॉक में जो है इस संगठन को बनाया, आसियान को बनाया। और वर्तमान में इसमें 10 देश जो है जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं इसको, इस संगठन को कब बनाया गया। इस संगठन को बनाया गया
1967 में 1967 में बनाया गया। कहाँ पे? बैंकॉक घोषणा पत्र में। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। जैसे अभी G7 का जो है बैठक हुआ दिल्ली में, जहाँ पे बैठक होता है वहाँ का राजधानी का जो है नाम दिया जाता है कि वहाँ का घोषणा पत्र। तो 1967 में जो है बैंकॉक में क्या हुआ था, इसका बैठक मीटिंग हुआ था और वहाँ पे घोषणा हुआ और 5 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। एशियाई पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देश मिलकर इस संगठन को बनाया, इसीलिए जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन नाम से भी जाना जाता है। उसी को शॉर्ट में आसियान कहते हैं। 1967 में इसको बनाया गया। और इससे पहले का बात करें तो यूरोपीय संघ कैसे बना, आप पढ़े हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद हर एक देश ने जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए अलग अलग संगठन बनाना शुरू किया, जिसमें यूरोपीय संघ पड़े और अभी जो है आसियान संगठन पढ़ते हैं। तो यह जो है आसियान संगठन जो है यह बनता है, कोई संगठन क्यों बनता है? क्योंकि उसके आर्थिक मजबूती मिले, आर्थिक और सामाजिक बल मिले। तो इसीलिए जो है यह संगठन बना। 1967 में आसियान बना। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो है ये सब संगठन बनना प्रारंभ हुआ। तो बैंकॉक घोषणा पत्र पे 5 देश जो है उस विलय पत्र पे, उस पे जो है कह सकते हैं घोषणा पत्र पे साइन किया, सिग्नेचर किया। तो पहले 5 देश कौन कौन था? पहले 5 देश, एक था थाईलैंड, दूसरा था इंडोनेशिया, उसके बाद तीसरा था मलेशिया, तीसरा हो गया मलेशिया, और चौथा हो गया फिलीपींस, और पांचवा हो गया सिंगापुर। ये 5 देश ने मिलकर क्या बनाया? आपका इस घोषणा पत्र पे साइन किया। कौन कौन? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर मिलकर, पहले ये 5 देश मिलकर जो है क्या किया? इस आसियान को बनाया। लेकिन बाद में भी इसमें जो है कुछ 5 देश मिला, तो टोटल 10 देश मिलकर जो है इस अभी 10 देश इसमें है। हम पहले बताए यूरोपीय संघ में कितना देश है? 27 देश पिछले क्लास में बताए हैं, इस चैप्टर का पहला वीडियो होगा। तो थाईलैंड, अभी कौन कौन देश है? थाईलैंड, ब्रुनेई है ना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। तो ये टोटल 10 देश जो है अभी इसमें है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति विकास। यानी कि जो भी आप संगठन पढ़ते हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति विकास के लिए ही जो है, संस्कृति का विकास के लिए ही जो है कोई संगठन बनता है। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का क्षेत्रीय शक्ति और स्थिरता को अपनाया गया। यानी कि इससे क्या हो गया कि व्यापार का बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर इस पर सामने आया, जो कि अभी पढ़ेंगे आगे। आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति विकास के लिए जो है इस संगठन को बनाया गया। विकास की क्षेत्रीय शक्ति और स्थिरता को यह जो है अपनाया। आसियान शैली यानी कि व्यापार करने का जो तरीका होता है, स्टाइल, काम करने का तरीका, वही होता है शैली, आसियान शैली। तो इसके कार्य की नीति रीति को आसियान शैली कहा गया है। यह इसमें जो है जैसे कैसे व्यापार किया जाएगा, कैसे कार्य किया जाएगा, उसी को कहा जाता है आसियान शैली। तो इसके कार्य करने के नीति और तरीके को कहा जाता है आसियान शैली। 2003 में 3 स्तंभ, याद रखिएगा 2003 और 3 स्तंभ। आसियान के 2003 में 3 स्तंभ। पहला क्या? आसियान सुरक्षा समुदाय, और दूसरा क्या? आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा क्या? आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 जो है मेन स्तंभ है। ये आसियान शैली का मेन पिलर के रूप में काम करता है। तो 3 स्तंभ, 2003 में 3 स्तंभ क्या क्या? आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय से क्या तात्पर्य है? तो आसियान सुरक्षा समुदाय से ये मतलब है कि इसमें जितने भी देश जुड़े हुए हैं वह आपस में जो है बातचीत से अपने जो है समस्या का हल करेगा। उसको जो है सैन्य पावर दिया जाएगा, सैन्य पावर एक देश दूसरे देश को दिया जाएगा, सैन्य समझौता, इस तरह की जो है बातें आसियान सुरक्षा समुदाय
यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय में बात किया गया है, यानी कि ये एक पिलर के रूप में काम करता है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय इससे तात्पर्य है। आसियान आर्थिक समुदाय, इससे क्या है कि विदेश के व्यापार नीतियों का जो है इसके अंदर एक इस स्तंभ में बात किया गया है। आसियान आर्थिक समुदाय यानी कि आसियान के आर्थिक मामले के में जो है देखरेख करना, उस तरह की समुदाय को आसियान आर्थिक समुदाय कहते हैं। और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, अब एक देश दूसरे देश से मिलता है तो एक दूसरे देश का जो है कह सकते हैं संस्कृति और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है एक दूसरे पर। जैसे कि वहाँ का कल्चर को अडॉप्ट कर लेना, वहाँ के जो चीज़ अच्छा लगा कि हम अच्छा मतलब वहाँ फॉलो करने लगते हैं वहाँ की चीज़ों को, उसी को कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो सामाजिक, आसियान के सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है, ठीक है। जिस प्रकार से आप देखिए कि आसियान का जो है स्थापना 1967 में होता है, उसी प्रकार आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होता है। आसियान क्षेत्रीय मंच की एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। आसियान सुरक्षा जो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में होता है और आसियान का जो है स्थापना 1967 में होता है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में होता है, जिसमें जो है इसमें सुरक्षा की नीति रीति पे बात किया जाता है कि सुरक्षा पे जो है कैसे कार्य किया जाए। सुरक्षा पे जो है बहुत बड़ा इसका जो है भूमिका होता है। इस मंच का क्या काम होता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री हो, यानी सुरक्षा जो है वह सबके लिए सुरक्षा में, मान के चलिए एक दूसरे देश से विवाद रहता है, उसको बातों से सुलझा लेना। जो मेरी ये टकराव है एक देश दूसरे देश को सेना तक नहीं पहुंचने दे, उसको बातचीत से ही सलटा लिया जाए। यह बहुत कार्य किए हैं। इस समय में 1994 के आसपास में जो है दूसरे देश से जो है बातचीत करके जो है उसके इंटरनेशनल बाउंड्री को जो है समझाने का काम किया और बातचीत से उस समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। अब उस बातों को जो है सैनिक तक नहीं ले जाने का प्रयास किया गया ताकि सैन्य टकराव नहीं हो, ताकि खून खराबा नहीं हो, एक देश की सेना दूसरे देश की सेना से युद्ध ना करे। इस तरह की स्थिति को निपटारा करने के लिए इस मंच को लाया जाता है 1994 में। 1994 में लाया जाता है सुरक्षा, और इसका कुछ विदेश नीति भी बन जाता है, यानी कि बैठते हैं सब और विदेश नीति बन जाता है कि एक देश दूसरे देश को किस तरह के सपोर्ट सहयोग दे रहे हैं, मेरे देश में जो चीज़ अवेलेबल है उस दूसरे देश को कैसे दिया जाए, वहाँ से हम कैसे लाभ पा सकते हैं। तो विदेश नीति और वहाँ के जो है सुरक्षा, सैन्य के पास, सेना के पास बात तक नहीं पहुँचने दिया जाए, बातचीत से मतलब कि कोई इंटरनेशनल मामले को सुलझाया जाए। तो इस तरह की मामला को जो है इसके मंच पे लाया गया 1994 में। उसके बाद आसियान विजन लाया गया। ये पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर जो है ये जितने बात बताएं ये सारी बात पूछे जाएगी। और ये जो है इस पे 2020 का बात जो करें आसियान विजन क्या था, तो इसको जो है इसको भी समझना इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ सकता है। 12th क्लास का बात करें, ऐसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह पूरा जो है आसियान शैली जो है यह आसियान कैसे बना, इसका उद्देश्य और ये सब पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इवेंट कंपटीशन के सारे एग्जाम में जो है आपको यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आसियान विजन जो है 2020 बातचीत ये बहुमुखी भूमिका था, यानी कि इसका उद्देश्य था कि बहुमुखी विकास हो, बहुमुखी भूमिका निभाने का बात करता था और कोई भी मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करता था। यही इस आसियान जो है विजन 2020 से दो बातें निष्कर्ष निकलता है कि यह बातचीत से मामला को सुलझाने का प्रयास करता था और बहुमुखी भूमिका निभाने का प्रयास करता था। तो ये आसियान विजन है, आप इस तरह से याद रखते हैं। और FTA जो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मुक्त बाजार जो व्यापार समझौता होता है, यानी कि फ्री टैक्स का जो है इसका व्यापार होता है, यानी कि फ्री टैक्स व्यापार FTA से जो है भारत भी जुड़ा है। इसमें 2005 में जो है भारत जुड़ता है और इसमें निवेश, श्रम, सेवाओं का जो है कुछ फ्री का बात किया जाता है। तो FTA ये होता है।
तो आज हम जो बात किए हैं ये बात पूरा की है आसियान के बारे में। सत्ता के समकालीन केंद्र का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आसियान के बारे में बात किए हैं। हम यूरोपीय संघ पढ़ चुके हैं, हम आसियान पढ़ चुके हैं। अब चीन के आर्थिक संबंध को पढ़ेंगे और चीन और भारत के संबंध को पढ़ेंगे। तो सत्ता के समकालीन केंद्र क्लास 12 के न्यू पैटर्न पे जो आपके एनसीईआरटी है चैप्टर 2 उसका जो है और 2 टॉपिक बाकी है। एक चीन के जो है आर्थिक संबंध और चीन और भारत के संबंध। इसके बाद जो है यह चैप्टर खत्म होगा। ये वीडियो सेकेंड वीडियो था। यदि आपको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार। आज का मेरा टॉपिक है चीन का आर्थिक उत्थान, यानी चीन जो है आर्थिक गतिविधि में कैसे आगे आया। जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खत्म होता है, उसके बाद जो है सारे देश आर्थिक गतिविधि के होड़ में सामने आता है। सब जो है अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास करता है और आर्थिक विकास करके देश को आगे ले जाने का प्रयास करता है। इसमें कैसे चीन का क्या भूमिका है, चीन कैसे जो है अमेरिका को भी टक्कर देने के रूप में सामने आया है। चीन जो है ऐसा देश जो धीरे धीरे डेवलप करके अभी अमेरिका को टक्कर दे सकता है आर्थिक गतिविधियों में। कैसे ये डेवलप कर गया, जब सब देश की एक ही गतिविधि था, एक ही तरह का समस्या था, उस समस्याओं से कैसे चीन जो है उभर कर सामने आया और इतना बड़ा जो है आर्थिक रूप से इतना बड़ा देश बन गया। जबकि उसके पास जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा था और कह सकते उसके पास लैंड भी ज़्यादा था। उसके कारण भी जो है वह क्या किया, वहाँ के आदमियों का यूज कर कर, वहाँ के जो है निजीकरण कर कर धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। पहले खेती को निजीकरण किया, यानी कि जो किसानों था उसका निजीकरण करके जो है उसको उद्योग में डाला गया, यानी कि निजीकरण कर करके धीरे धीरे निजीकरण किया और निजीकरण करके चीन का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। चीन पहले जो है साम्यवादी समाजवादी के तर्ज पे चलता था। जैसे कि आप एनसीईआरटी 12th क्लास का बुक देखिएगा, ये 12th क्लास के जो है हम सेकेंड थर्ड लेक्चर शूट कर रहे हैं। ये जो है पहला और दूसरा यूरोप संघ के बारे में चर्चा कर लिए हैं, आसियान के बारे में चर्चा कर लिए हैं और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का यह तीसरा लेक्चर है। इसके बाद हम चीन और भारत का संबंध देखेंगे, तब जाके यह चैप्टर खत्म होगा। आज चीन के जो है आर्थिक गतिविधि, आर्थिक उत्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। चीन के आर्थिक उत्थान कैसे हुआ, चीन का अब जब बात करें, चीन भी साम्यवादी और समाजवादी गतिविधि पे चलता है। जबकि हम यह बुक स्टार्ट किए थे तभी उसी फर्स्ट दिन ही बताए थे कि साम्यवादी, समाजवादी और पूंजीवादी में क्या अंतर होता है। समाजवादी मतलब समाज का तत्पर देना, यानी समाज को लेकर चलना, सभी को लेकर चलना, सरकार के हाथों में ज़्यादा गतिविधि होना, है ना। सारे किसान से उपजा करके सरकार जमा करती थी, तब जाके जो है वह डिस्ट्रीब्यूट करती थी जनता के बीच में। तो वह होता है समाजवादी, जिसमें सरकार का जो है सरकार अपने पक्ष में पूरा जो है नियंत्रण रखती है जनता पे। उसी के पक्ष में जब एनसीईआरटी 12th क्लास का बुक खोलिएगा चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र, तो उसमें जब चीन के बारे में पढ़िएगा, चीन का आर्थिक उत्थान, तो उसमें जो आपको एक फोटो के माध्यम से समझाया गया है। जिस फोटो में जो है आपको मिलेगा माओ के लाल किताब, माओ को दिखाया गया और उसके हाथ में लाल किताब को दिखाया गया है एक कार्टून के माध्यम से। तो माओ के लाल किताब का तात्पर्य है कि माओ जी जो है वह, लाल किताब का अर्थ है कि वह समाजवादी और साम्यवादी को मानता है, यानी कि वह पूंजीवादी को नहीं अपनाया था। चीन जो है पूंजीवादी 1978 के बाद अपनाता है, उससे पहले वह जो है साम्यवादी और समाजवादी तर्ज पर चलते हैं। समाजवादी और साम्यवादी तर्ज पर चलने के कारण चीन का जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, यानी कि तेज गति से रफ्तार से वहाँ का विकास, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक वह पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाते हैं। हम जब है पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि शॉक थेरेपी क्या होता है। कि शॉक थेरेपी होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि तेजी से समाजवादी और साम्यवादी को व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी की तरफ जो है रुख करना। तो ये जो है चीन धीरे धीरे किया, समाजवादी और साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी के लिए धीरे धीरे रुख करा, एकाएक डेवलप नहीं कर लिया। और सब देश जो क्या किया, एकाएक समाजवादी को छोड़कर जो है पूंजीवादी की तरफ रुख करने का प्रयास कर दिया। लेकिन चीन जो है धीरे धीरे वह डेवलपमेंट किया, एक एक करके निजीकरण करते गया। पहले खेती को निजीकरण किया, पहले खेती को निजीकरण करके उसको उद्योग में पैसा को लगाया और धीरे धीरे उद्योग लगाकर आज इतना बड़ा जो है उभरता हुआ विकास के
चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना जो है जनसंख्या होने के कारण भी सारे पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जो है आपके 12th क्लास के इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और इस पर जो है आप अपना अमल करें, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के से बनेगा वह सब आपको जो है आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा, और बहुत सारी बात बताएंगे जो कि आप लिख सकते हैं एग्जाम में आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरा आज का टॉपिक है कि चीन का आर्थिक उत्थान, चीन का अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। ये अभी तीसरी सबसे बड़ी केंद्र बन गया है आर्थिक के मामले में। पहले जैसे पढ़े कि अमेरिका है फर्स्ट, उसमें दूसरा जब आया तो यूरोपीय संघ आया, और यूरोप संघ के बाद आसियान भी आया है, एशिया के कुछ देश मिलकर, है ना, पूर्वी और दक्षिणी देश मिलकर आसियान बनाया। उसी प्रकार जब हम पढ़े थे यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ ने बताए 27 देश है और आसियान ने बताए 10 देश है। तो ये आप याद रखना है कि 10 देश कौन कौन है और 27 देश कौन कौन है। यूरोपीय संघ हम पढ़ाए हैं, आसियान हम पढ़ाए हैं। ये नहीं होता तो हम जो है ये दोनों वीडियो का लिंक जो है आई बटन में ऊपर में हम लगा देंगे। आप जो है इस चैप्टर का 2 वीडियो जो है 2 लेक्चर पहले का वह हम आई बटन में लगा देंगे, आप उसको अवश्य देखिएगा। पहले यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसको समझते हैं। तो चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन का जो अर्थव्यवस्था का उत्थान होता है 1949 में माओ जो होता है ये रिपब्लिक कराता है माओ, और यह जो है एक तरह से राष्ट्रपति के तौर पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री का पावर रखने वाला माओ होता है। और माओ का किताब का जो है लाल किताब उसके हाथ में दिखाया गया जिसका समाजवादी और साम्यवादी से तात्पर्य है। और खून की पूंजी प्रस्थ की लाल टाई, उसको लाल टाई सूट बूट में दिखाया गया, मतलब वो पूंजीवादी को जो है अपना लिया गया है। यही दोनों का अर्थ है। तो 1949 में जो है माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर जो है आधारित थी। तो सोवियत मॉडल, आप जानते हैं कि सोवियत संघ का खुद जो है विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? 1991 में विघटन हो जाता है सोवियत संघ का। सोवियत संघ का विघटन होने का कारण क्या था कि उसमें टोटल 15 देश था, रूस का माना जाता था और सब देश का नहीं माना जाता था, और बहुत सारे कारण थे, हमने बताए हैं क्लास में। तो सोवियत संघ का खुद विघटन हो गया। आप जानते हैं कि वो खुलेपन दिया, है ना, जो मिखाइल गोर्बाचेव आया अंतिम राष्ट्रपति, तो खुलापन दिया, और जो है वह 2 शब्द लाया, है ना, 2 नीति लाया कह सकते हैं, जो 2 नीति के तहत जो है वह पुनर्निर्माण और खुलापन देने का प्रयास किया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो है वहाँ का विघटन हो गया, सोवियत का जो है विघटन हो गया 1991 में। तो सोवियत मॉडल पे या जो है समाजवादी क्रांति को जो है ये वहाँ का रिपब्लिक कराया, यानी कि वहाँ अभी जो है सोवियत मॉडल चल रहा है। तो सोवियत मॉडल मतलब समाजवादी साम्यवादी को तात्पर्य देना, अमेरिकी साइड में पूंजीवादी को तात्पर्य देना होता है। चीन ने पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ लिया। अब जो है चीन समाजवादी की तरफ अभी जो है माओ का सरकार है, और माओ जो है कहता है कि हम पूंजीवादी को नहीं, हम समाजवादी को मानते हैं। तो जो है माओ जो है पूंजीवादी से अपना नाता तोड़ लिया है, पूंजीवादी से अभी इसका संबंध नहीं है। लेकिन 1978 में जब देखेंगे तो फिर पूंजीवादी धीरे धीरे अपनाता है, तब जाके यहाँ का डेवलपमेंट तेजी से विकास होता है। तो कोई चारा नहीं था इसके पास कि जब ये जो है रिश्ता तोड़ लिया पूंजीवादी से, इसके पास कोई चारा नहीं था कि आप कहाँ जाए, कैसे डेवलपमेंट करे, कैसे अपना विकास करे। तो इसके पास एक ही ऑप्शन था कि अपना स्वदेशी अपनाएं। जैसे कि अभी भी देखते हैं मोदी जी बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, है ना, अपने इंडिया में जो चीज डेवलपमेंट होता है उसका यूज कीजिए, है ना, उसका ज्यादा आप उपयोग कीजिए। इसी मॉडल पे वह भी कार्य करने का प्रयास किया। तो वह भी जो है थोड़ा समय तक जो है इसको सोवियत संघ का जो है क्या मिला, सहयोग मिला, और यह जो है खेती से पूंजी निकाल कर उद्योग में लगाया। जब यह जो है सोवियत संघ के साथ में था, सोवियत संघ के मॉडल पर जब यह कार्य कर रहा था, उस समय क्या किया, खेती से पूंजी निकाल कर यह जो है उद्योगों में लगाने का प्रयास किया। तो खेती से कुछ पूंजी निकालकर उद्योग में लगाने का प्रयास किया। विदेशी मुद्रा इसके पास नहीं होता था। जैसे कि आप विदेश से व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ जो संगठन होता है उसका रूल होता है, कोई एक ही रुपया चलना, जैसे यूरोपीय संघ में यूरो चलना, उसी तरह में जो है
ये कारण हो गया कि विदेशी मुद्रा इसके पास कम था और विदेशी मुद्रा कम होने के कारण इसके पास जो सामान विदेशों से आते उस सामान में वह जो है धीरे धीरे लाना प्रयास किया, क्योंकि इसके पास जो उतना विदेशी मुद्रा था ही नहीं। तो वहां से धीरे धीरे जो है यह आयात का काम धीरे धीरे स्टार्ट किया, आयात करना। तो सारे संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास किया, इसके पास जितने भी संसाधन थे सबको जो है उपयोग करने का प्रयास किया और सभी नागरिकों को जो है रोजगार देने का प्रयास किया और समाज को कल्याण की तरफ ले जाने का प्रयास किया, जिससे समाज जो है कल्याणकारी समाज बन पाए, सभी को रोजगार मिल सके और जो है वह अपना जो है जीवन यापन आसानी से कर पाए। तो इसके क्षेत्र में वो जो है आगे निकला, शिक्षित करना का प्रयास किया। यानी कि चीन में अभी भी जो है क्या करता है, आदमी को जो है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। आप देखते हैं कि चीन में जो शिक्षित किया जाता है मतलब कि आपके स्किल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, आप किस स्किल को सीखना चाहते हैं, है ना। वहां से आपका जो है थोड़ा डाइवर्सन कर देता है, अलग कर देता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके ऊपर में आप जो है विशेष नॉलेज रखें, उसके ऊपर में आप सीखें, उसके ऊपर में जो है आप काम करें। तो शिक्षित करने का प्रयास किया कि उसको स्किल देने का प्रयास किया, वहाँ के लोगों को स्किल दिया ताकि वह जो है वहाँ के विकास में अपना योगदान दे। तो शिक्षित करने लगा, स्वास्थ्य की गतिविधि यानी कि हॉस्पिटल सब सारे का जो है व्यवस्था करवाने लगा। तो इससे जो है वहाँ का विकास धीरे धीरे सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अब देखिए जो है 6% 5-6% के दर से जो है वहाँ पे क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। प्रत्येक वर्ष कहे तो 5 से 6% विकास के ऊपर डेवलप कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का जनसंख्या भी 2-3% से डेवलपमेंट पर ईयर डेवलपमेंट कर रहा था। जिस रफ्तार में जो है यहाँ का आर्थिक गतिविधि बढ़ रहा था, आर्थिक में वह जो है अव्वल हो रहा था, उसी प्रकार से वहाँ का जनसंख्या भी बढ़ रहा था। जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जनसंख्या पे नियंत्रण करने के बार बार पॉलिसी लाए, है ना, तो वह जो है पॉलिसी उसका ठप रह गया, काम नहीं आया। जनसंख्या में भी अभी तो भारत नंबर 1 पे है, पहले चीन, भारत के बाद चीन है, हाँ। तो जनसंख्या में यह जनसंख्या का पूरा जो है उपयोग किया, पर यह वृद्धि करता था लगभग 2-3% के साथ साथ। तो आर्थिक संकट आ गया, ज्यादा जो है जिसके पास आबादी होने के कारण, जान लीजिए जिस देश के पास ज्यादा आर्थिक ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो आर्थिक संकट आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लैंड उतना ही है, ज्यादा जो है आदमी घर बना लिया, ज्यादा जो है अपना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ज्यादा जो है कह सकते हैं जमीन किसी कवर हो गया तो फिर उपजाऊ नहीं होगा, तो उपजाऊ नहीं होगा तो आर्थिक संकट आ सकते हैं, खाने पीने की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा होना हानिकारक है ना। देखिए जैसे कि देखते हैं जानवरों में जो जनसंख्या होता है तो उसमें जो है माल्थस का एक रूल होता है कि उसमें जो है जनसंख्या कितना भी डेवलप कर जाए लेकिन वह जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। क्या आप देखे होंगे कि हाल ही में जो है बहुत सारे की प्रजाति के मछली जो है समुद्र में मिला, पानी कहीं नहीं, मछली ही मछली, लेकिन सारा जो खत्म हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ बचा हुआ क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत है। तो उस पर जो है हम नियंत्रण ना भी करें तो वह जो है अपना जो है ज्यादा हो जाने के बाद, मान लीजिए जंगल में ज्यादा जानवर हो गया तो कभी आग लग जाएगा, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाने से वहां से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो भी जो है कुछ ना कुछ बच जाए। लेकिन आदमी जो है अपना कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, इसलिए आदमियों का जनसंख्या जो है बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण करने की सरकार को जो है बार बार इस पर पॉलिसी लाते रहते हैं, इंडिया में भी इस पर बात चल रहा है ना, कि जनसंख्या कैसे नियंत्रण कानून लाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बार बार सवाल उठता है, ढेर तरह की पॉलिसी आता है। इसी तरह चीन भी इसमें जो है सामने आया। तो आर्थिक संकट आने के कारण जो है औद्योगिक उत्थान में जो है तेजी नहीं दिख रहा था, उद्योग तेजी से नहीं हो रहा था, विकास तेजी से नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो रहा था। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय का, इनकम का सोर्स बहुत कम हो गया था, वह जो अपना जीवन यापन सही से नहीं कर रहा है। देखिए अभी हम बता रहे हैं चीन कैसे जो है वह डेवलपमेंट करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण। तो पहले इसके ऊपर आता है कि जनसंख्या नियंत्रण करे, नहीं तो जनसंख्या इसके पास है उसी का यूज किए, तो उसी का यूज किया, जनसंख्या का यूज किया। देखिएगा आप जनसंख्या, हम चीन का जो है कितना बार चीनी हिंदू भाई भाई किए, अभी चाइना बायकॉट करते हैं। मजे की बात जानिए, चाइना बायकॉट का जो है टी शर्ट वह खुद बनाया, चीन बनाया और भारत में ज्यादा बिका। तो ये आप जो है सोचने वाली बात है। तो इसी तरह से देखिए
कि यह जो है प्रति व्यक्ति आय यहाँ का कम हो गया। 1970 में जो है यह जो है नीतिगत निर्णय लिए, कुछ नीतिगत निर्णय लिए कि कैसे विकास हो, है ना। सोवियत संघ मॉडल से थोड़ा इसका मन चला कि यहाँ से जो है हटना चाहिए हमको, तब जाके मेरा डेवलपमेंट हो सकता है। 1972 में अमेरिका के संबंध, यानी 1972 में यह जो एकात्मवाद, यानी कि हम अकेला रहते हैं, अकेला सब चीज करेंगे, हमसे संभव नहीं हो पाएगा, अब इसको लग गया कि हमको किसी ना किसी देश का सहायता लेना होगा, तब जाके 1972 में ये जो है अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका से जो है आर्थिक मदद के तौर पर ये प्रयास करते हैं कि हमको वहां से आर्थिक मदद मिले। तो इसका एकांतवास खत्म हो जाता है, यानी अकेले का कार्य करना, अकेले डेवलपमेंट करना, ये इसका जो है ये आपका एकांतवास होता है, ये इसका खत्म हो जाता है। अमेरिका से यह जो है हाथ मिलाता है और अमेरिका इसको जो है सपोर्ट सहयोग करता है। 1978 में चीनी जो है खुला द्वार कर दिया, यानी व्यापार करने के लिए इस यहाँ पे आदमी को जो है जो भी इंडस्ट्रियल लगाना चाहते हैं फैक्ट्री फार्म वह आके लगा सके, उसके लिए वह जो है खुला छूट दे दिया, उसको कहते हैं खुली द्वार। तो 1978 में यह पूर्ण रूप से पूंजीवादी को अपना लिया। 1978 में जो है वह खुले द्वार की नीति अपनाया और सॉफ्ट थेरेपी के विरुद्ध जा गया। सॉफ्ट थेरेपी का मतलब होता है कि सॉफ्ट थेरेपी होता है कि समाजवादी और साम्यवादी को त्याग कर पूंजीवादी में डायरेक्ट इंटर कर जाना, लेकिन यह चाहा कि हम सॉफ्ट थेरेपी को जो है विरुद्ध थोड़ा गया। सॉफ्ट थेरेपी का मतलब विरुद्ध जाने का यह तात्पर्य है कि डायरेक्ट से हम जो है साम्यवादी और साम्यवादी में डायरेक्ट से पूंजीवादी में नहीं जाए, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये क्या क्या समाजवादी साम्यवादी से जो है पूंजीवादी में गया और धीरे धीरे सब चीज को निजीकरण करते गया और तब जाके यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। तो 1982 में जो है खेती का पहले निजीकरण करता है, 1982 में खेती का निजीकरण करता है। 1998 में जो है उद्योगों को निजीकरण कर देता है, कुछ कुछ कंपनियों को जो है निजीकरण करते गया। उसके बाद जो है ये सोशल इकोनॉमिक्स जोन में जो है यह सोशल इकोनॉमिक्स जोन में जो है यह कल गया 1900 लगभग जो है 98 के 2001 में, है ना। इसके पास विश्व व्यापार संगठन में इस समय में आया है 2001 में, यानी कि 11 दिसंबर के बाद विश्व व्यापार संगठन में यह शामिल हो गया और भारत उसमें जो है 1995 में शामिल हो गया और विश्व व्यापार में जो है भारत 2005 में शामिल हो गया और उससे जो है पहले चीन शामिल हो गया, है ना, जिसको सेज कहा जाता है, सोशल इकोनॉमिक्स जोन। ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। अब जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है विश्व व्यापार संगठन में जो शामिल होने के बाद इसका अनुमान लगाया था कि 2040 आते आते यह दुनिया का सबसे जो है 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में यह सामने आ जाएगा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, जितना तेजी से यहाँ का डेवलपमेंट विकास हो रहा है। कुछ जो है लेटिन अमेरिका के साइड जो देश होते हैं, लेटिन अमेरिका के और अफ्रीका में जो है निवेश करने के लिए इसके पास पूंजी ज़्यादा हो गया, यानी कि विदेशी मुद्रा ज़्यादा होने के कारण जो है यह निवेश करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे निवेश कर रहा है अपने देश से अलावा विदेश में भी जो है यह निवेश कर रहा है। तो इसी से कारण जो है कि नीति बढ़ती गई, यानी अफ्रीका के निवेश में अब जो विदेश की नीतियां जो है बताती है कि यह विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है और जो है 2040 आते आते यह दुनिया का नंबर 1 आर्थिक के मामले में बन जाएगा, आर्थिक शक्ति के रूप में सबसे अव्वल आ जाएगा 2040 आते आते। अभी जो है तीसरा है, जैसे पहले पढ़े अमेरिका है, दूसरा यूरोपीय संघ है और उसमें जो है आसियान भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके बाद जो आप देखें कि यह तीसरा है। तो माओ को लाल किताब को समझे, हूं की पूंजीवादी स्तर को समझे। अब इसका कुछ कमियां भी रहा, इसका कुछ कमियां रहने का कारण था कि कमियां क्या क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो है कम से कम 10 करोड़ जो है बेरोजगार आदमी था, उसको रोजगार नहीं दे पाया। ज्यादातर महिलाओं जो थे अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको रोजगार नहीं मिल पाया कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, तो वहाँ का जो है महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। 10 करोड़ की जनसंख्या जो है रोजगार के लिए भटक रहा था इधर उधर। तो इससे जो है और क्या हुआ कि कह सकते हैं कि सबको जो है आर्थिक समान नहीं मिला, सबको जो है कहते हैं आर्थिक विकास तो हुआ, आर्थिक विकास का ये नाटकीय मॉडल आपने देखा, ये नाटकीय मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसमें सभी लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया।
तो पर्याप्त लाभ नहीं मिलने के कारण यह जो है कह सकते हैं कि इसके कमियां रह गया। तो कह सकते हैं कि आर्थिक या नाटकीय प्रक्रिया जो हो गया है ना, नाटकीय प्रक्रिया में जो है यहाँ के कमियां रह गया कि इस नाटकीय विकास में हर कोई को लाभ नहीं मिल पाया, हर एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया। और 10 करोड़ बेरोजगार, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थे, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, बेरोजगारी थी। और पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार, अभी देखिए कोविड आया तो पर्यावरण नुकसान वहां पे है, वहीं से आता है। तो ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाइएगा तो आपको जो झेलना पड़ेगा, है ना, तो झेलना पड़ रहा है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोगों के बीच आर्थिक जो है फासला हो गया, कोई ज़्यादा अमीर कोई ज़्यादा गरीब हो गया। तो इसके कारण से क्या हो गया कि यहाँ के जो है ये कमियां हो गया। लेकिन ये सब के बावजूद भी वह जो है अभी डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट करते करते जो है भारत और चीन के बीच संबंध पढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच संबंध, ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। भारत और चीन के संबंध में देखेंगे कि आप तो इंटरनेशनल बॉडी हमारा जो है क्या पड़ोसी देश हो जाएगा। पड़ोसी देश होने के कारण जो है क्या होता है कि बार बार टकराव होता है ना, बार बार टकराव होने के कारण जो है बार बार इसमें समझौते होते हैं। अब एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि जैसे मान के चलते एक अमेरिका ले लेते हैं, एक समझ लेते हैं चीन ले लेते हैं, और एक पाकिस्तान ले लेते हैं, एक भारत ले लेते हैं। 4 देश हुआ, तो चारों देश में कैसा कैसा चलता है। जैसे अमेरिका जो है भारत को सपोर्ट कर रहा है और चीन जो है धीरे धीरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। कि आप बात को समझ लीजिए कि चीन हमको जो है भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। मेरे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सबको आर्थिक सपोर्ट देता है ताकि भारत, उसको लगता है कि एशिया का एक ऐसा ही देश मात्र है भारत जो हमको जो है आर्थिक गतिविधि में पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास करता है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसको आर्थिक मदद देता है, और कहता है पाकिस्तान को भी आर्थिक मदद देता है। बहुत सारे कर्ज जो है चीन का पाकिस्तान पे पड़ा हुआ है, और हमको भी जो है अमेरिका सपोर्ट करता है। वह समझता है कि यहाँ इसको सपोर्ट किया जाए तो जो है यह जो है जो चीन गतिविधि उभर रहा है तो इसको जो है इसका कंपटीटर है, इसका कंपटीटर भारत ही है, ऐसा समझता है। इसीलिए और चीन चाहता है कि हम पाकिस्तान को आर्थिक गतिविधि देकर जो है यहाँ के आर्थिक गतिविधि को रोक सकते हैं। ज़्यादा डेवलपमेंट जो तेज़ी से कर रहा है इसको आर्थिक नुकसान पहुँचकर कुछ ना कुछ क्षति पहुँचाकर जो है यहाँ इसको विकास को थोड़ा देर के लिए कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है नीति अपनाया जाता है। आप बात को समझ लीजिए। आज पढ़े चीन का अर्थव्यवस्था का आर्थिक उत्थान, और इस चैप्टर का 2 लेक्चर हमने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया है, जो कि यूरोपीय संघ और आसियान हो गया। और आज हमने बात किया चीन के अर्थव्यवस्था का उत्थान, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा चीन और भारत के संबंध, जिसमें चीन और भारत के रिलेशन को समझेंगे कि कैसे कैसे कब कब क्या हुआ। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन और भारत के संबंध। शुरुआती में जब पश्चिमी सभ्यता का उदय हुआ तो उस समय भारत और चीन को एशिया का सबसे डेवलपमेंट कंट्री में गिना जाता था। एशिया महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से उसको माना जाता था। एशिया के भविष्य के रूप में जाना जाता था इसको, चीन और भारत को। धीरे धीरे भारत जो है डेवलपमेंट में पीछे रह गया और चीन जो है आगे चल गया। और 1962 में हमको चाइना का जो है इंडो और चाइना वार भी झेलना पड़ा, जिस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और नेहरू जी जो है अपने देश से विदेश में जाकर जो युद्ध का घोषणा किया था 1962 में नेपाल से। उस युद्ध को, और हम लोग जो है यहाँ के जो सैनिक था वो 2 जगह युद्ध लड़ रहा था, एक लद्दाख में और एक जो है अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए 2 तरफ बढ़ जाने के कारण जो है उसमें भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा परिस्थिति नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश है। आप पढ़े होंगे
ट्वेल्थ क्लास के पहला चैप्टर में जो है पहले का बुक में एनसीईआरटी में शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों देश परमाणु सक्षम देश था, दोनों देश के पास परमाणु हथियार था। तो जिसके पास परमाणु हथियार रहता है तो उससे कोई दूसरा देश उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको खुद भी जो है खतरा रहता है। जैसे कि एक देश दूसरे देश पे हमला कर भी दिया, तब पता चल गया कि मेरे देश पे हमला कर दिया है, तब पर भी वह जो है मिसाइल छोड़ सकता है दूसरे देश पर, उसको नुकसान पहुंचा दे सकता है। तो एक देश और दूसरे देश पे जो है मिसाइल हमला नहीं होगा, क्योंकि दोनों को खतरा रहता है एक दूसरे से। इसी प्रकार जो है कैसे पीछे रह गया भारत और डेवलपमेंट में कैसे चीन जो है आगे चल गया, इस चीज़ को जानेंगे। और अभी वर्तमान में भारत और चीन का क्या संबंध है यह जानेंगे। यह जो है टॉपिक आपके ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र से रिलेट करता है। यह लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हम लोग इस चैप्टर में जो 3 टॉपिक है वह पढ़ चुके हैं, ये चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं। 3 टॉपिक क्या क्या था? यूरोपीय संघ, आसियान और चीन के आर्थिक उत्थान, उसके बाद चीन और भारत के संबंध। ये 4 टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट है जो कि सत्ता के समकालीन केंद्र चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है। तो आज जानेंगे चीन और भारत के संबंध क्या हैं, शुरू से लेकर अभी वर्तमान तक डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके बुक से बाहर, कुछ सिलेबस से बाहर की बातें हैं। यह वीडियो जो है ट्वेल्थ क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत और चीन के संबंध, पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले भारत और चीन का जो है एक माना जाता था कि यह एशिया का भाग्यशाली के तौर पे कहा जाता था कि भाग्य है जो कि उदय करेगा पूरा जो है चीन और भारत, तो इससे जाना जाता था। लेकिन जो है धीरे धीरे ये क्या करने लगा, चीन जो है अपने अगल बगल के इलाके पर जो है थोड़ा जो हुक्म जमाने लगा है ना, उसको नजराना देने लगा। और नजराना देकर जो है वह चैन से रह रहा था, कोई टेंशन नहीं था। थोड़ा डरा धमका के जो भी उसके पड़ोसी कह सकते हैं कंट्री है, उसको थोड़ा बहुत जो है धमका कर उससे जो है अपने जो है संतुष्ट होकर रह रहे थे, चैन से रह रहे थे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत के कुछ इलाके पर चीन का धीरे धीरे कब्जा हो गया, वहाँ इसका हुक्म चलने लगा। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव था, यानी कि भारत का भी जो है अलग अलग राजवंशों पे भारत का भी प्रभाव था, इसके अधीन था। तो इसका भी प्रभाव था अगल बगल राजवंशों का, और चीन का भी था अगल बगल कंट्रियों पर जो है हुक्म था। उसके मतलब कि जो भी करता था तो उससे पूछ के करता था, उसके अकॉर्डिंग करता था, उसमें उसकी भागीदारी होती थी। तो भारत और चीन दोनों जो है एशियाई कंट्री के आसपास के कंट्री पर वर्चस्व रहा है। भारत और चीन के बीच जो है राजनीतिक के अलावे आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी रहा है। शुरुआती से जब आप देखेंगे तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आप सुने होंगे, लेकिन वर्तमान में यह जो है सूटेबल नहीं है और इस नारा को जो है मान के चलते हैं ख़त्म कर दिया गया। क्यों? बायगॉट चाइना भी किया गया, चाइना का जो हम लोग बहिष्कार किए। अभी मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, और ये जो है बड़े कड़े डिसीजन लेते हैं, तो इससे जो है बहुत सारे चाइनीज ऐप को भी बैन किए हैं। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है पड़ोसी मुल्कों को। जैसे मेरे भारत के पड़ोसी देश जितने भी है, तो उस पर जो है चाइना जो है धीरे धीरे उसको आर्थिक सहायता देकर भारत के खिलाफ उस्काने का भी प्रयास कर सकता है, क्योंकि वह जो है जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, आपका जो है पाकिस्तान हो गया, उसको आर्थिक मदद देने के लिए कभी पीछे नहीं हटती चीन के पास जो है आर्थिक संपत्ति धीरे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कर लिया। अभी जानेंगे कि कितना जो है कैसे कैसे दर पर दर जो है वह विकास करते गया, कब कितना भी मतलब व्यापार इंडिया से कर रहा है, इंडिया से भारत, अमेरिका जो है कितना जो है ये कर रहा है, साझा कर रहा है व्यापार, ये सब चीज़ जानेंगे।
तो 20वीं सदी के दोनों देश को जो है एक दूसरे का टकराव हो गया। 20वीं सदी जब आया तो दोनों देश का टकराव हो गया और हम लोग ने चीन के साथ जो है एक मित्रता वाली संबंध जो था, वह मित्रता वाली संबंध कहीं ना कहीं संस्कृति में देखने को नहीं मिला। संस्कृति में देखने को नहीं मिला कहने का मतलब है कि मेरा जो संस्कृति है और उसका जो संस्कृति है थोड़ा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। वहाँ के रहने का आदमी और वहाँ का बोलने का तरीका, वहाँ का जो है अपने देश के प्रति एक गर्वान्वित होने का जो तरीका वहाँ के जनता का था, यहाँ का जनता का अलग हो गया। यानी कि दोनों का संस्कृति के रूप में अलग हो गया, मतभेद हो गया। तो इससे कारण से जो है सीमा पे भारत और चीन के सीमा पर एक तरह से नगर बसाने का जो है एक समझौता के तहत जो है युद्ध हो गया 1962 का। तो भारत के आज़ाद के बाद और चीन पे विदेशी शक्तियों के मुक्ति के बाद ये अनुमान लगाया जाता था कि भारत और चीन दोनों जो है एक विकासशील देश है और अच्छा डेवलपमेंट करेगा। तो एशिया के भविष्य के रूप में इसको जाना जाता था और हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा आपने सुना होगा। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पे जो है अपना कब्जा किया गया, उसको हड़प लिया गया। भारत चीन सीमा पर जो है बस्तियां बसाने के फैसले का जो है गड़बड़ी हो गया। उसी गड़बड़ी के कारण जो है 1962 के भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें जो है एक साइड चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर और दूसरे साइड अक्साई चीन क्षेत्र पर जो है, जो लद्दाख में है अक्साई चीन क्षेत्र, उस पर जो है आक्रमण किया। तो हमारे सेना दो तरफ बढ़ जाने के कारण जो है हम टेकल नहीं कर पाए। तो कुछ भाग जो है अरुणाचल प्रदेश का और कुछ भाग जो है अक्साई चीन का क्षेत्र जो है चीन में चल गया है और उसका कब्जा हो गया। तो उस समय के देखिए, उस समय के जब 1962 में आप इस युद्ध को नहीं समझें अच्छे से तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो हम एक दिन जो है आपके इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 1962 का जो युद्ध में क्या क्या कमियां रहा, किस कारण से युद्ध हम लोग हार गए, है ना, हार का सामना करना पड़ा और क्या क्या हम जो खो बैठे उससे जो है क्या क्यों ऐसा करना पड़ा हमको। तो जो ये भुक्तभोगी है इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बेसिकली बता देते हैं कि उस समय के जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं विदेश मंत्री और जो प्रधानमंत्री था ये डिसीजन लिया करता था। दोनों विदेश में होने के कारण जो है यह जो है पहले हार मान लेना और आज़ादी के तुरंत बाद युद्ध होना हम लोग सक्षम नहीं थे, सेना के पास इतना सुविधा नहीं था ताकि जो है हम चीन से लड़ पाए। ऐसे जो है नेवी और एयरफोर्स ये दोनों जो था ये कैपेबल था, युद्ध करने के लिए कैपेबल था 1962 में, लेकिन इस दोनों को विदेश मंत्री के द्वारा रोका गया क्योंकि आदेश ही नहीं दिया गया। यदि आदेश देता तो कुछ और हालात होती, उसको रोका गया। तो ये सब कमियां रहा और सब जो मेरे पास जो है खाने का नहीं सामान था, सैनिक के पास जो है अच्छे बूट नहीं था, अच्छे ड्रेस नहीं था जो कि सरवाइव कर पाए। तो ये सब कमियां रहा क्योंकि हम हाल ही में तुरंत जो है हम लोग जो है ब्रिटिश से आज़ादी पाए थे और उभर ही रहे थे कि आक्रमण कर दिया। तो इस कारण से हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा और आएगा तो भारत जो है किसी भी देश के साथ जो है टक्कर देने के लिए सक्षम है ना। तो चाहे बात से समझौता हो नहीं तो सामने का टक्कर हो तो करने के लिए सक्षम है, हर एक तरह से कैपेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 1962 में और अभी में कह सकते हैं एक तरह से आसमान और धरती का जो है डिफरेंस हो चुका है। तो ये समझ गए 1962 के युद्ध हो गया। 1970 के दशक में जो है उत्तराधिकार के चीन का राजनीतिक यानी कि राजनीतिक नेतृत्व हुआ। राजनीतिक नेतृत्व यानी कि चीन में जो है अब इससे 1962 के बाद 1970 में जो है राजनीतिक तौर पर भारत से संबंध बनाने का प्रयास किया। और तो उस समय जो है कह सकते हैं 1970 के दशक के आसपास जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, है ना, उस समय जो है आदान प्रदान यानी कि एक देश से दूसरे देश में बातचीत होने लगा और राजनीतिक मामलों पर चर्चा होने लगा। और 1981 के वार्ता श्रृंखला में जो है समझौता हुआ और वह श्रृंखला जो है शुरुआत हुआ क्योंकि जो विवादें थी उस विवादे का जो है निपटारा करने का प्रयास किया गया। उसके बाद दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया और चीन के दौरा करने के बाद बहुत सारी जो है बातों को रखा गया और बातों से जो हम लोग ने
जो है कुछ सारे सीमावाद की जो है बातें पर चर्चा की और बहुत हद तक जो है सुधार आया सीमा में, और धीरे धीरे जो है फिर से जो है पुरानी मित्रता कायम करने का प्रयास किए, और अच्छा जो है व्यापार अभी भी चल रहा है। कह सकते हैं राजीव गांधी के समय से व्यापार जो है और अच्छा धीरे धीरे चलने लगा। उसके बाद दोनों देश ने संस्कृति आदान प्रदान और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोगी करने का प्रयास किया, और विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हम लोग नेपाल से, चीन से बहुत सारे प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है ना, रोड सड़क ये सब पर भी काम चल रहा है। तो ये दोनों देश जो है ये समझौता करके चल रहा है, संस्कृति का भी आदान प्रदान कर रहा है और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में भी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी जो क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, समझौता हुआ। 1999 भारत और चीन के व्यापार 30% सालाना यानी कि 30% बढ़ गया। कब? 1999 में जो है एक साल में 30% का जो है 3% की दर से डेवलप कर दिया, यानी कि व्यापार ज़्यादा हुआ। उसके बाद 1992 में दोनों देश मिलाकर जो है 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया। इसमें द्विपक्षीय व्यापार यानी दोनों तरफ से व्यापार इतना का हुआ। कब? 1992 में। और 1999 में व्यापार जो है ये 30% के फीसदी के दर से चीन का बढ़ गया। और 2017 में 84 अरब डॉलर जो है 84 अरब डॉलर का चीन ने व्यापार किया भारत के साथ। और अभी हाल का बात बताए जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष के डाटा के अनुसार, 2023 के वित्तीय वर्ष के डाटा के अनुसार भारत और चीन के जो है भारत और चीन से व्यापार करने वाला ऐसा पहला देश बना है जो कि भारत से ज़्यादातर व्यापार किया। 118.4 बिलियन डॉलर यानी कि सबसे आगे है भारत से व्यापार करने वाला ये पहला देश बना है कि इतना का यानी कि 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। और हम लोग ज़्यादातर व्यापार अमेरिका से करते हैं, तो अमेरिका दूसरे स्थान पे है। 118.3 बिलियन डॉलर के साथ हम लोग जो है अमेरिका के साथ व्यापार किए हैं। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे अमेरिका है। और 1998 में भी हम लोग ने क्या किया, मई माह में 1998 के आसपास मिसाइल मैन से जाने अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो है हम लोग परमाणु परीक्षण कर पाए। और उस परमाणु परीक्षण से ये आस लगाया जा रहा था कि भारत और चीन के संबंध जो है रिलेशन फिर डगमगाएगा, फिर जो है इससे क्या होगा, दोनों का संबंध खराब होगा। कुछ हद तक प्रभावित हुआ, बयानों से कुछ हद तक जो है प्रभावित होता है, लेकिन उतना नहीं। और अभी भी तरह तरह के बातें होते हैं कि यहाँ पे इस सेना का जो है जमावड़ा हो गया और यहाँ पे इस तरह का हो गया, दोनों तरफ से टकराव होती है, कुछ है ना, मन मुटाव है, लेकिन व्यापार जो है दोनों देशों में अच्छे से चल रहा है। बहुत सारी कंपनियाँ जो है चीन का भारत में हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि कम से कम मिनिमम 18 कंपनी ऐसी है चीन की कंपनी जो भारत में उस जो है फ़ोन को बना रहा है और बेच रहा है। यानी चीन का जो है हम लोग 15 फ़ोन को यूज कर रहे हैं उसके वहाँ के ब्रांडेड को। तो ये इस तरह से व्यापार जो है साझेदारी का व्यापार चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश पर जो है चीन ने भारत के जी भी पड़ोसी देश है, जैसे भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका कह सकते हैं नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, और जापान। और देखिए जापान और चीन ये दोनों में जो है पहले से दुश्मनी है। और ये भी चीज़ जान लीजिए, जापान को लगभग 17-18 देशों से क्या है, दुश्मनी है। चीन को जो भी उसका पड़ोसी देश है तो वह सबसे दुश्मनी मोल लिया। तो एक मेरे पास ये भी प्लस पॉइंट है कि कुछ भविष्य में करे ऐसा हुआ तो सब देश जो है इधर से इसके अगेंस्ट आएगा, तो इसलिए जो है वह ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह हर एक देश से व्यापार करता है, विदेशों से अच्छा व्यापार उसका होता है, तो वह जो है इस पर नहीं चाहेगा कि मेरा जो है व्यापार ध्वस्त हो, ताकि जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं वह कम हो जाए। अभी मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे समझ से जो भी अभी प्रधानमंत्री है वह भी ठीक है, वो अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहा है। और कह सकते हैं कि बहुत हद तक जो विदेश मंत्री है वह भी ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह है वह जो है वह भी ठीक है। लेकिन हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है हम ऐसा मानते हैं कि जो अभी के वित्त मंत्री है, जो कि आप लोग जानते होंगे, तो
हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसी के कारण जो है कह सकते हैं कहीं ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग तेज़ी से विकास नहीं कर रहे हैं, तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जल्दी तेज़ी से विकास नहीं करना आर्थिक तौर पर। और बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं होता है, जैसे अभी वर्तमान का बात करें तो अभी गंगा जी में और कोसी जी में अभी भी पानी जो है पूरा ज़्यादा हो गया है ना। तो हाई अलर्ट पे है बिहार ख़ास तौर पर। तो यह भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा भी जो है हमको जो है भविष्य में ऊपर नहीं करने देता। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या हुआ, इससे पहले लॉकडाउन रहा कुछ दिन, तो वह भी एक कारण बताया जाता है कि आर्थिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है भारत। लेकिन एक चीज़ यह भी मान के चलना पड़ेगा कि हम आर्थिक विकास मान के चलते हैं, कोई जो है पेंडेमिक आ गया तो उससे जो है सरकार के पास इतना स्टॉक होना चाहिए, कम से कम 1-2 साल यहाँ के जनता के पास जो है क्या होना चाहिए, खाने का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ में अर्थव्यवस्था पे कोई जो है आंच नहीं आना चाहिए। इतना सोच के चलना पड़ता है, इतना डेवलपमेंट करके चलना पड़ता है। तो इसलिए जो है वित्त मंत्री को ब्रॉड होना चाहिए था, है ना। तो इसका विजन ब्रॉड करके चलना होता है, तब जाके जो है किसी देश का आर्थिक विकास होता है। ये जो है चर्चा का विषय है, समझने और सोचने विचार करने का विषय है। तो आगे इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टॉपिक पे आते हैं। दिल्ली और बीजिंग के दौरे पर जो है अभी यहाँ के वहाँ के जो है प्रधानमंत्री और यहाँ के वहाँ के विदेश मंत्री जाते एस जयशंकर जी अभी हाल ही में आए और बोला है कि 75% जो भी मामला है वह सब निपटारा हो चुका है, बाकी बात जो भी कुछ है तो वह बातचीत से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ज़्यादा जो है युद्ध होने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है, हम लोग बातचीत से जो है ये सब चीज़ का जो है हल निकाल चुके हैं और सकारात्मक स्थिति देखा जा रहा है शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन थोड़ा मोटा जो है मनमुटाव अभी हो गया है यहाँ पे हम भारत और चीन पे। तो ये सब बात भारत और चीन के बारे में, दोनों के रिलेशन, दोनों के संबंध बताए हैं। ये समकालीन विश्व के केंद्र के सत्ता के केंद्र के दूसरा चैप्टर ये पढ़ रहे थे। इसमें से जो है जापान और दक्षिण कोरिया का एक टॉपिक है। जापान और दक्षिण कोरिया, यानी जापान और दक्षिण कोरिया भी डेवलपमेंट किया है भारत और चीन के साथ साथ। उसका भी बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे जैसे होंडा हो गया और सब कार सब हो गया, तो ये सब का जैसे कि ये जापान डेवलपमेंट किया है। तो उससे जो है उसका भी आर्थिक उन्नति हुआ, इसी तरह दक्षिण कोरिया का भी आर्थिक उन्नति हुआ। यही पूरा जो है आपका चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।